बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर ओन शो। हम और हमारी ज़रात के नए एपिसोड में जी आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और हाज़िर क्या हैं कि आपके पास इस वक्त सबसे अहम ख़बर जो इस वक्त इस हफ़्ते की है वो है जनाब बजट। मुमलकत पाकिस्तान का बजट जो कि शायद पाकिस्तान ने बनाया हो। मैं बिल्कुल हद्दुल वसा ज़राए से मालूमात हासिल करने के बाद भी ये बात नहीं कर सकता कि ये पाकिस्तान ने बनाया। क्यों? क्योंकि किसी भी बड़े इकोनॉमिस्ट, किसी भी जो मईशत का चैम्पियन है वो ये कह रहा है कि ये बजट की समझ ही नहीं आ रही। सिचुएशन इतनी अलार्मिंग हो चुकी है। बजट से एक दिन पहले हुकूमत ने एतराफ़ जुर्म किया कि जनाब हमारी जो ज़राअत है वो हमने बिल्कुल उसको 6% पे जो थी उसको उड़ा के रख दिया और हम 1% से भी नीचे उसको ले आए हैं। अब वो क्या वजह थी, क्यों हमने कहा, तो आज का ये है कि ज़राअत में इंटरेस्ट ही नहीं है। ज़राअत के अंदर, किसान के अंदर तिजारत, क्योंकि ज़राअत एक ऐसा शोबा है जो पाकिस्तान की पहचान है। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, लेकिन क्या हमने ऐसा किया कि हमने उठा के 6% की जो ग्रोथ थी, जो कि पाकिस्तान का एक तुर इम्तियाज़ था, जिसे हम कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ थी कि 2022 के सैलाब के बाद जिस तरीके से इस मुल्क को बचाया अगर किसी शोबे ने, तो वो सबसे बड़ा शोबा जो था वो ज़राअत का था। लेकिन कैसे गला घोंट दिया गया। और इस हुकूमत ने जो कि अपना दूसरा बजट पेश किया है उसके अंदर बिल्कुल भी हमें कोई आसार नज़र नहीं आ रहे, कोई ठंडी हवाएं कहीं से नज़र आ रही हों कि जिस ज़राअत के लिए कोई है। सिर्फ बातों का एक मजमुआ है नज़र आ रहा है जो कि किसान के लिए कहीं भी नहीं है। इसके लिए मुकाबले में अगर आप देखें तो इस बजट का अभी तक की जो बातचीत हुई है, जो लोगों से बात की है, जो हमने ज़राए से मालूमात इकट्ठी की है, उसमें यही बात समझ आ रही है कि अमीर को अमीर तर करने के लिए ये बजट है और गरीब को गरीब तर करना नहीं, बल्कि गरीब को शायद दफन करने या ग़ुर्बत ख़त्म मिटाने के लिए ये बजट दिया गया है। इसकी कुछ मसाले मैं आपके सामने पेश करता हूँ। नंबर 1, सबसे पहले तो जी प्रॉपर्टी का इन्होंने कहा जी कि प्रॉपर्टी के ऊपर हम टैक्स ख़त्म करते हैं, यानी कि वो जो खेत खलियान थे उसके ऊपर आप ज़राअत बंद करें और आपकी मेहरबानी आप उसके ऊपर हाउसिंग स्कीमें बनाएं। क्यों? क्योंकि अभी अब जो टेम्परेचर है, आपने देखा कि माहौल के जो असरात हैं वो हमने क्या किया कि हमने कंक्रीट के जंगल बना दिए हैं। हमने अर्बनाइजेशन करना और सोसाइटियाँ बनाना और वो ख़त्म करना, उसके लिए साजगार माहौल है। और किसानों के लिए फसलें उगाना, फसलों की जो है वो सही रिकॉर्ड पैदावार हासिल करना, उसके मुतालिक कोई इसमें ठोस इक़दाम नज़र नहीं आ रहे। अफसोस से कहना पड़ता है कि ठोस इक़दाम नज़र नहीं आ रहे दोबारा। तो अब एक और चीज़, एक और जो इसका सबूत है मैं आपके सामने पेश करता हूँ जी। आपको इल्म है कि पिछले 3 महीनों से, जब से हमारी गंदम की फसल जो सी है वो आई है मार्केट के अंदर, मार्च के अंदर आनी शुरू हुई, तब से हम कह रहे हैं कि ये जुल्म है। किसान को उसकी मजदूरी नहीं मिल रही, उसका मुनाफा नहीं मिल रहा, उसको नुकसान हो रहा है। और अब आगे सुनने में आया कि जी किसान तो बड़ा कुछ उसमें से निकालता है, लेकिन ये भी अब पता चला है कि चावल की भी पता नहीं 9 किस्म की किस्में आ गई हैं जो हमने भी पहले कभी नहीं सुनी थी। लेकिन चलें इसको छोड़ते हैं। लेकिन सिर्फ आपको जो ठंडे कमरे में बैठ के, ड्राइंग रूम में बैठ के जो बात होती है वो बात कौन लोग करते हैं, ज़रा उन्होंने अपने बजट के मुतालिक क्या किया है ज़रा गौर से सुनिएगा। जहन में रखिएगा कि आपका किसान जो गंदम पैदा कर रहा है उससे गंदम सस्ती नहीं लेनी, लेकिन अपने मुल्क के मुकाबले में बाहर के जो लोग हैं उनकी जो चीज़ें हैं जो डॉलर्स में हम ख़रीदते हैं उनके लिए माहौल साजगार बना दिया गया है। इंपोर्ट करने में कितनी रेगुलेटरी ड्यूटी कम की गई है, वो कौन सी अशिया हैं, ज़रा सुनिए ज़रा। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारी अखबारों में जो रिपोर्ट हुआ है, जैसे हमारे बजट में कहा गया है, मैं उसके मुतालिक आपको बताने लगा हूँ। तो सबसे पहले जनाब सुनिए ज़रा। इम्पोर्टेड चॉकलेट, टॉफ़ियाँ, बिस्किट किससे बनते हैं? गंदम से बनते हैं, मैदे से बनते हैं। कौन सा मैदा? वो जो कि अमीर लोग खाते हैं उनके लिए। दरामदी जेली, इम्पोर्टेड पनीर, मक्खन, शहद, मशरूबात पर 2 से 5% रेगुलेटरी ड्यूटी में कमी की गई है। कि कौन खाता है जी? कोई गरीब खाता है? नहीं। कौन खाता है? अमीर, क्योंकि वो ज़्यादा उनके पास पैसे नहीं हैं और जिन्होंने अपनी तनख्वाहें 600% तक बढ़ाई हैं उनके लिए ये चीज़ें की गई हैं। आगे सुनिए जनाब।
दरामदी मिल्क क्रीम, हमारा लाइफ स्टॉक जो है वो पिट रहा है अभी, उसको अब फेल करने की तरफ एक तगोदो है कि नहीं जी छोड़े, मुल्क से क्या लेना, बाहर से मंगवाते हैं। दरामदी मिल्क क्रीम, फ्लेवर्ड मिल्क, इम्पोर्टेड केचप, मायोनीज़, आइसक्रीम, इम्पोर्टेड विटामिन वाटर, ये कौन पीता है? गरीब तो नहीं पीते मेरे ख्याल से। इम्पोर्टेड ब्रांडेड आटा, यानी कि अब आटा भी जो है वो पाकिस्तान में ब्रांडेड इम्पोर्टेड आएगा और उन मैदा और सूजी की कीमतों में भी कमी होगी। ये वो लोग कह रहे हैं जो कि इस मुल्क का ऊपर बातें कर रहे हैं, और उन्होंने जो इस ज़राअत का बड़ा गर्क किया उसके मुतालिक आपको एक छोटी सी मैंने कहा कि अर्ज़ी पेश करूं कि ये क्या हो रहा है इस वक्त। इसके साथ साथ वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने बड़े ही अजीब से तरीके से कहा कि जनाब वज़ीर आज़म को बड़ा इसका दुख है, और उन्होंने एक कमेटी बना दी है। अब वो कमेटी क्या करेगी किसी को कोई इल्म नहीं है। पाकिस्तान के अंदर देखें, माहौल के मुताबिक अगर हमें बात करनी है, सबसे पहले जी इस बजट के अंदर क्या हो रहा है, मुझे अगर कोई इसका रिप्लेसमेंट बता दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं किसानों की आवाज़ बनकर, कंज्यूमर की आवाज़ बनकर इस वक्त आपसे बात कर रहे हैं। बात बड़ी सिंपल है। बात ये है कि आपने कहा जी फॉसिल फ्यूल के हमने जो है उसकी हौसला शिकनी करनी है, आप जो है वो एनवायरनमेंट का ख्याल रखें, इसलिए हमने कार्बन टैक्स लगा दिया है। इस साल 2 से ₹2.5 लगे, अगले साल इसको डबल कर देंगे और ₹5 पे ले जाएंगे। लेकिन मुझे ये बताएं कि डीज़ल के इस्तेमाल करते हुए आपने किया ये कि किसानों के लिए जो डीज़ल इस्तेमाल होता है उसके ऊपर तो लगा दी कार्बन टैक्स, प्लस आपने कहा पेट्रोलियम लेवी हम बढ़ा देंगे, उसको ₹100 तक ले जाएंगे। लेकिन क्या वो ऐसा कोई सोलर, कोई इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है पाकिस्तान में? कोई इसका जवाब दे सकता है क्या? कौन सी उसका कोई दूसरा कोई सोल्यूशन बताएं, कोई हल बताएं जिसके ऊपर कहें जी कि आप ये नहीं ये करें। यूरोप के अंदर उन्होंने दुनिया में जब ये काम शुरू किया था, उन्होंने हाइब्रिड गाड़ियों के ऊपर और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर जब कहा कि लोगों को शिफ्ट करें, 2030 तक उन्होंने कहा था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन चीज़ों के मुतबादिल लोगों के पास लेके गए। क्या हमारे पास मुतबादिल ट्रैक्टर है? क्या कोई ऐसा हल है? क्या हम मैकेनाइजेशन में बहुत ऊपर चले गए हैं? नहीं जनाब, ऐसा नहीं है। चंद करोड़ों रुपए की अभी ग्रांट रखी गई है और मिनिस्ट्रीज़ के लिए जो कि रिसर्च से रिलेटेड है। सीड के ऊपर कितना काम हो रहा है? हमें पता है कि सारा चावल का सीड इस वक्त जो सा आ रहा है वो भारत से आ रहा है या स्मगल होके आता है। इसी तरह हमारी जितनी भी फ्रूट एंड वेजिटेबल हैं, अच्छे बीज जो से हैं वो आपको पता है ओवरसीज़ आ रहे हैं। हमारे मुल्क के अंदर हम अपनी इस्तात के मुताबिक ऐसी क्या चीज़ करेंगे इतने चंद करोड़ों रुपए में जिससे कि हमारा भला हो सके? हमारा ये सोचने की बात है। आपने कहा जी अभी ठीक है, अच्छी बात है, चाइना में हमने अपने ह्यूमन रिसोर्स जो है हमने ग्रेजुएट्स को भेजा है ताकि वो एग्रीकल्चर सीख के आएँ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या उनको उस तरह से यहाँ पे लैब्स हैं? तकरीबन 10 लैब्स बनानी है जी, उसके लिए 10 करोड़ रखे हैं। 10 करोड़ से कौन सी ऐसी चीज़ बन जाएगी? मेरा नहीं ख्याल कि ग्रीन हाउस भी एक बन सकता है। आप 10 लैब्स बना रहे हैं। तो इस किस्म के जो इक़दाम होते हैं, जो PSDP फंडिंग के अंदर आते हैं, उसमें आपको बहुत सारा पैसा इस्तेमाल नहीं होता जो नहीं किया गया। मैं अब आपके सामने मिसाल के तौर पे पड़ोसी मुल्क की तरफ चले जाते हैं। वहाँ पे इस वक्त जो करंटली एग्रीकल्चर सेक्टर है, और हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर आपको पता है कि GDP की ग्रोथ में पिछले साल नंबर 1 था, अब नंबर 2 पे आ गया है, सर्विसेज पे चला गया है, टैक्सेस उसके ऊपर लग गए हैं। टैक्सेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब गरीब के लिए वो चीज़ करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। उसी सिलसिले में अगर मैं अब देखूं तो भारत में इस वक्त तकरीबन 500 से 600 बिलियन डॉलर का एग्रीकल्चर सेक्टर है, और वो ये कह रहे हैं कि 2047 तक उसको वो $3,000 के ऊपर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी पिछले 5 साल से जो ग्रोथ रेट है वो तकरीबन 5 से 7% के दरमियान जो सालाना उनका ग्रोथ रेट है एग्रीकल्चर का। हमारा ग्रोथ रेट 3% से भी के आसपास है इस वक्त। तो हम कैसे मुकाबला करेंगे? अभी तो हमारी आबादी जिस स्पीड से बढ़ रही है, हमारे लिए फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मसला, और पता है आपको कि फूड सिक्योरिटी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी होती है। सिचुएशन इतनी अलार्मिंग हो चुकी है कि अब लोगों के पास लिक्विडिटी नहीं है। ये तो भला हो गवर्नमेंट का कि उसने अभी तक खादों पे टैक्स नहीं लगाया, लेकिन वो कब लग जाए इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा। हाँ, जितनी सब्सिडी थी वो ज़ीरो कर दी है उन्होंने,
इसके साथ साथ वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने यह भी फरमाया कि हमारा एग्रीकल्चर का जो कर्जा है वो बढ़ गया है। जी वो कहाँ गए जा रहा है, 2000 अरब तक चला गया। इसके मुकाबले में जो भारत का कर्जा जो उन्होंने दिया है, जो कि लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू किया है, वो है 292 बिलियन डॉलर। 292 बिलियन डॉलर उन्होंने कर्जा में तो क्रेडिट के तौर पे दिया है अपने फार्मर को। उसी वजह से अभी ये हुआ है कि उनकी तमाम फसलों ने रिकॉर्ड पैदावार दिया है। ये नहीं कि हमारी मिट्टी उनसे बहुत बेहतर है या हमारा किसान उनसे ज़्यादा लगाता है, लेकिन प्रॉपर तरीके से क्योंकि हम ये चीज़ नहीं कर पा रहे और इसमें गवर्नमेंट की सपोर्ट उल्टा पड़ी हुई है, नेगेटिव की तरफ जा रही है, किसान रो रहा है। इस पे मेरे ख्याल से बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क आ गया है। अब उसका हल क्या हो सकता है? हल ये है जी, लेकिन इसके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब ये है कि जिद्दत यानी कि आप एक काम करने को बेहतर तरीके से करने के लिए हमने वो काम करना है जो कि बेहतर तरीके से हो सके। उसके कई तरीके हो सकते हैं। तो इनोवेशन में अभी हमने अपने फार्मर को ना सिर्फ बेहतर करना है बल्कि उसको स्मार्ट फार्म करना है। स्मार्ट फार्म करने का मकसद ये है कि उसको घर बैठे पता हो कि उसको कौन सी मंडी में कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ पे कि उसको बेहतर तरीके से पैसा मिल सकता है। अभी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि हमारा कोलैप्स जो अभी ये हुआ है, जो हमें नेगेटिव में जा रही है, अभी कॉर्न जिसे मेज़ या मकई कहते हैं, उसमें मार्केट बहुत बुरी हुई है। बहुत मुश्किलात से जो 12% की मॉइस्चर के साथ आ रही है मकई, उसको 2200 रुपये रेट इस टाइम मंडियों में मिल रहा है। और हमारे पास वेयर हाउसिंग नहीं है, हमारे पास वो जदीद तरीके नहीं है जिनसे कि हम देख सकें और फार्मर को सपोर्ट कर सकें। तो इसका बहुत अहम नुक्ता ये है कि हमें इनोवेशन को लेकर आना है, और इनोवेशन करने के लिए एग्रीटेक से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। भारत में तकरीबन 2800 एग्रीटेक्स हैं, वो छोटी कंपनियां जो कि एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी लेके आ रही हैं। हमारे यहाँ तो शायद 28 भी मेरे ख्याल से नहीं होंगी जो हमें नज़र आ रही हैं। हमें इन पे इन्वेस्ट करना है। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी टेलीकॉम बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, बहुत सारी चीज़ें कर चुका हूँ इस बारे में। तो मिनिस्ट्रीज़ को मेरे ख्याल से ये चीज़ें देखनी होगी कि हुकूमत को साजगार माहौल करना होगा। फार्मर भी अच्छा है, फार्मर को स्मार्ट, उसको मौका पे मदद फराहम करने के लिए छोटे छोटे स्टार्टअप्स को लेके आना है। हम जिस तरह से काम कर रहे हैं इस तरह हम चाहते हैं कि सैकड़ों इस किस्म की कंपनियां हों, लेकिन उसको सरकार की सपोर्ट भी चाहिए होगी। तो ये चीज़ें जो उनसे बहुत अहम नुक्ता है। कलीदी किरदार अगर डेवलपमेंट में लेके आना है, आपको मुल्क को निकालना है। क्यों? अदरवाइज़ क्या होगा? अदरवाइज़ यही होगा जी कि आप यहीं बैठे रहेंगे और जिस तरह से ये बड़ा गलत हुआ है, एक साल में सेक्टर जो पहले ग्रोथ में था वो नेगेटिव में चला गया। अब चावल की सिचुएशन भी बड़ी अलार्मिंग है। चावल पर थोड़ी देर बाद बात करता हूँ, लेकिन ये ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट समझा रहा था कि इस बजट के अंदर हमें कहीं पे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जिसमें कि सवाई कमेटी के। अब उस कमेटी में कौन है हमें नहीं पता तो चल जाएगा, लेकिन क्या वो कुछ ठोस इकदाम कर पाती है? मेरा ख्याल है अभी तक तो इस सिलसिले में एक सवालिया निशान से ज़्यादा उसकी कोई वक़्त नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये कुछ होना होता तो इस बजट में नज़र आ रहा होता, वो नज़र नहीं आ रहा। अब नज़र है सूबाई बजट पे कि वो क्या करते हैं, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद सूबाई इसके ऊपर है। चीज़ें आपके इल्म होना चाहिए कि आपका जो किसान कार्ड है उसको अब किस तरीके से हुकूमत यूज़ करती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर अगर चीज़ें ख़रीदते हैं और ऑनलाइन मंगवाते हैं या कुछ चीज़ें कहते हैं तो उसके ऊपर भी एक टैक्स लग गया है। तो ज़रा सोच समझ के उसके ऊपर इस्तेमाल कीजिएगा। मैं ये दोबारा आता हूँ कि टेक्नोलॉजी से लोग एग्रीकल्चर की तरफ आ रहे थे, टेक्नोलॉजी से लोग जो इंजीनियर थे हमारे वो एग्रीकल्चर की तरफ आ रहे थे कि इस मुल्क में एग्रीकल्चर करनी चाहिए, बहुत अच्छा काम है, ये सुन्नत नबवी के ज़ुमरे में आता है, तिजारत भी करनी चाहिए। लेकिन जिस किस्म का ये, मैं इसको किसी तरीके से भी गरीब दोस्त, किसान दोस्त बजट नहीं कहूँगा, ये गुर्बत जो है या गरीब को मुकाओ किस्म का बजट है। उसी तरह से ये जो गरीब दुश्मन मेरे ख्याल से बजट है, और इसके ऊपर बहुत सारी आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं। ये सिर्फ एक लफ्ज़ों का और नंबरों का गोरख धंधा नहीं है। इससे हमारी अगली जो
पूरे सेक्टर को देख रहे हैं अगर, तो उसमें कहीं से भी कोई ऐसा सब्ज़ पौधा हमें नज़र नहीं आ रहा जिससे कि हमारी पता लगे कि ज़मीन जो बंजर ज़मीन हुई है इसको हम बहाली की तरफ लेके जा रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ का बात करते हैं। अब आते हैं एक और चीज़ के ऊपर, और वो चीज़ है जो खादों की मार्केट जो अभी के सिलसिला हुआ था, तो उसमें अगर आपको देखें तो अभी सिचुएशन ये हुई है कि एक बहुत इंटरेस्टिंग है कि देखें, हमने ये कहा कि अगर हम जो हमारी इस टाइम मेज़ और गंदम की सूरत हाल है उससे आपको ये नज़र आ रहा होगा इस तस्वीर में, और दूसरी साइड पे सर पे खादें हैं और फर्टिलाइज़र उसका बोझ है, और तीसरे नंबर पे हमने देखा कि जो इसके जितनी हमने इसकी लगाई है या रकबा है जो हमारा, उसमें उसके साथ क्या इक्वेशन है। तो बड़ा सिंपल है। देखें, अगर आप रकबा बढ़ाते हैं, रकबा बढ़ाने से क्या हुआ, पैदावार बढ़ी तो इसका मतलब है कीमतें गिरा दी गई, तो इससे क्या हुआ, अब किसान के पास पैसा नहीं है तो अब फर्टिलाइज़र का रेट आपने ऊपर किया हुआ है, फर्टिलाइज़र वो इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो वो सिचुएशन आ गई जो अभी के जो खाद की जो फैक्ट्रियां हैं या खाद के जो कारखाने हैं उनके लिए अभी बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, जो बहुत लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो नेगेटिव हुई है। देखिए, ये किसान ज़राअत समझाने की ज़रूरत थी कि इससे बहुत सारे जो हैं आपकी चीज़ें वो आगे चलती हैं, बहुत सारे दीगर कारोबार जो हैं, दीगर शोबे वो इससे वाबस्ता हैं। हमारी बहुत सारी जो इंडस्ट्री है वो इस पर चल रही है। एग्रो फूड इंडस्ट्री नहीं, हमारा लेदर हो गया, हमारी जो सोप है, हमारी बहुत सारी केमिकल्स हैं, हमारी बहुत सारी जो सी है वो ये क्या कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग से वो है हमारी जो चीज़ है। अगर ये काम हम करेंगे, ज़राअत बढ़ेगी, तो इससे बहुत सारे जो हैं वो कारोबार और आगे बढ़ेंगे। सबसे बड़ा मसला हमारी जो है इस वक्त ह्यूमन रिसोर्स का है, स्किल सेट। हम जो मिलियंस में हम जो ग्रेजुएट हर साल निकाल रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी अगर ये सिलसिला यूं ही रहा। तो ये सिचुएशन आपको समझाने की ज़रूरत थी। अभी सिचुएशन ये हुआ है कि तमाम जो खाद की फैक्ट्रियां हैं, खाद के कारखाने हैं, उनके पास लॉन्ग सप्लाई अवेलेबल है, और लॉन्ग सप्लाई के अवेलेबल होने से मसला ये आ गया है कि उनकी ऑफटेक नहीं हो रही। तो अभी तो ये नज़र आ रहा है कि शायद स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, लेकिन सिर्फ बैंकिंग का शोबा और बाकी जगह पे वो चीज़ नज़र आ रही है, हमें वैसे नज़र नहीं आ रही। जो बाकी शोबाजात हैं वो बैठे हुए हैं। अब खादों के ऊपर आ गया है, खाद के कारखाने उसका बोझ क्या उठा सकेंगे, क्या इन्वेस्टमेंट ला सकेंगे, ये एक अहम नुक्ता है। और IMF तो देखें अपना देखेगा, वो कह रहा है इंपोर्ट करें, डॉलर में चार्ज करें, डॉलर मुझे दें और मैं अपना हिसाब किताब पूरा करूं। तो इसलिए हमारी इंपोर्ट, हमारी डेवलपमेंट नहीं हो सकती जब तक कि ये फंडामेंटल इसे कहते हैं, जो बुनियादी चीज़ें हैं उनको ठीक नहीं करेंगे। तो इस वक्त जो है वो किसान आपको बिल्कुल देखें, वो इस टाइम एक रस्से के ऊपर चल रहा है, और किसी भी टाइम उसको हमें नज़र नहीं आ रहा कि वो इस कश्मकश से निकल पाएगा कि नहीं।